हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में यहाँ पे, और वो भी कुछ मिनट में ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। राइट, जो हमारा अभी सीरीज चल रही है वो कौन सी सीरीज चल रही है? हाजमोला सीरीज है ना। और इस सीरीज में ही हम अपने क्लास 12th के पहले चैप्टर सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लेंगे, और हमारा जो चैप्टर है ना वो बहुत जल्दी से पूरा रिवाइज हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर हमारा क्या है? सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन हमारा होता है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे। बट ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जब हमारे 2, 3, 4 सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया और वो सारी सब्सटेंसेस एकदम अच्छे से मिक्स हो गई, उसमें अलग अलग फेजेस हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो ऐसा हमारा क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है। राइट, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड द अनदर वन इज सोलवेंट। अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, और हमारे इस चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करनी है, ज़्यादातर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ही पूरा चैप्टर चल रहा है। राइट, तो जो सोल्यूट है बेटे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो सोल्यूट है बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे किससे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी का मतलब क्या है? ये वेट ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो हमारा सोल्यूट का वेट हम कितना ले रहे हैं वो। डब्ल्यू ए का मतलब है सोलवेंट का वेट हम कितना ले रहे हैं वो। उसके बाद है एम बी। एम बी का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ हमारा सोल्यूट का, और एम ए क्या है? मोलर मास ऑफ सोलवेंट है। क्लियर? अब ये सारी टर्म्स अगर हमें पता हैं कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, तो हम इजीली सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझ सकते हैं। अब हम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका हमारे पास आएगा बच्चों मास परसेंटेज। कौन सा तरीका है? मास परसेंटेज। तो यहाँ पे मास परसेंटेज का मतलब क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट हमें ऊपर लिखना है, डिवाइड कर देना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकाल रहे हैं तो किससे होगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से? मास परसेंटेज। ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना तो बनता ही है। क्लियर? उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब क्या है? 1 मिलियन का मतलब है 10⁻⁶। तो जैसे परसेंट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पर मिलियन के लिए हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है हमारे सोल्यूशन की, तो बच्चों हम क्या करेंगे? मास ऑफ कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सोल्यूशन से, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें किससे करना है? देखो जरा ध्यान से, 10⁻⁶ से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब हम आगे की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, बट ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने से पहले हमें दो बातें पता होना चाहिए। क्या? कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो क्या होता है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, NB अपॉन में MB। जो हमारा गिवन वेट है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाता है। सोल्यूट का निकाल सकते हैं हम, ऐसे ही सोलवेंट का भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम मास वॉल्यूम का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं यूनिट्स का। राइट, कभी हमें ग्राम में यूनिट गिवन हो, उसको हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं डेंसिटी का, अगर हमें पता होता है तो। राइट, तो इसका हम यूज करेंगे जब भी हमें यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो पहला जो हमारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफ़ी मोलैरिटी निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोलैरिटी वाली टर्म का ही यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट के लिए। ठीक है, मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? ऊपर रखोगे नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1000 से। कब करोगे? अगर तुमने वॉल्यूम मिलीलीटर में ली तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर तुमने वॉल्यूम ली लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
मोलैरिटी जो होती है उसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर रहे हैं तो मोल पर लीटर। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, तो ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट एंटिटी हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या है? देखो मोलैलिटी दिखने में थोड़ा सेम है बट डिफरेंस है दोनों में, है ना। क्या? मोलैलिटी को तो हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं तो ऊपर तो रहता है नंबर ऑफ मोल्स ही, लेकिन डिवाइड किससे कर रहे हैं यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और जो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में होना चाहिए? ग्राम्स में हमें लेना है। अगर हम किलोग्राम में लेते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ऊपर नहीं है। अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से, कन्वर्जन के लिए, राइट। अब मैंने यहाँ पे ग्राम्स की फॉर्म में ही क्यों रिप्रेजेंट किया है बच्चों? क्योंकि जनरली हमारे जो क्वेश्चंस हैं या लैब में कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हम जो क्वान्टिटीज़ है ना वो केजीज में तो लेते नहीं है, ग्राम्स में लेते हैं, राइट। तो इस वजह से मैंने ग्राम्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस में भी तुम्हें ग्राम्स की फॉर्म में ही मिलेगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें ग्राम्स की फॉर्म में मिलती है तो मैंने इसी वे में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट बच्चों। तो अब ये सारे टर्म्स हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में लिया देन मल्टीप्लाई बाय 1000। ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है? ये होता है गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये होता है मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर क्या होता है बच्चों? अगर एसिड देख रहे हो तो उसके अंदर कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, बेस देख रहे हो तो कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है, या फिर कोई सोल्ट है अगर तो उसमें टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें देखना होता है, तो वो हमारा एन फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है वहां से। ये सारी वैल्यूज हम रख देते हैं और इसको पूरा सोल्व करते हैं नॉर्मेलिटी को, तो हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन आता है। क्या है वो रिलेशन? सबको पता होना चाहिए। क्या है रिलेशन? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर? तो ये रिलेशन हमें जरूर याद रखना होता है। कई बार क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है? मोलैरिटी गिवन होती है, नॉर्मेलिटी पूछ लेते हैं, तो क्या है? सिंपली देखो हमारा सोल्यूट क्या है और उसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी यूनिट। यूनिट जो है वो क्या होगी इसकी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं अब मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारी ये जो है मोल फ्रैक्शन, ये लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना सोल्यूशन के अंदर, उसमें जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूरे सॉल्यूशन में कितने हैं उससे, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाता है? मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा है? देखो फॉर्मूला में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारा क्या रहता है? मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट, तो हम कैसे निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन? सॉल्वेंट के लिए कैसे रिप्रेजेंट होगा? XA इज इक्वल्स टू Na डिवाइड बाय Na प्लस NB, और XB कैसे आ जाएगा? NB डिवाइड बाय Na प्लस NB, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन हमें क्या बताती है? मोलैरिटी इक्वेशन से हम अलग अलग कंडीशन पे ना एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी मान लो हमें पता है, तो दूसरे सॉल्यूशन हमें बनाना है जिसकी मोलैरिटी भी हमें पता है कि इस मोलैरिटी का सॉल्यूशन हमें बनाना है और इतनी वॉल्यूम का सॉल्यूशन हमें बनाना है, और हमें चाहिए कि पहले वाले जो सॉल्यूशन हमारे पास रखा हुआ है उसका कितना वॉल्यूम ले। तो वहाँ पे हम मोलैरिटी इक्वेशन का बनाते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं? M1V1 किसके बराबर होगा? M2V2। तो यहाँ से अगर तुम्हें M1 गिवन है, M2 गिवन है, V2 गिवन है, तो तुम V1 निकाल सकते हो। तो चारों क्वांटिटीज़ में से कोई भी एक क्वांटिटी गिवन होगी तो हम जो फोर्थ वन, चारों में से 3 क्वांटिटीज हमें गिवन होगी तो हम फोर्थ वन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद आता है सेम नॉर्मेलिटी के लिए भी हम सेम इक्वेशन लिख सकते हैं, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2
N2V2 होता है। तो तीन हमारे पास यहाँ पे टर्म्स अगर हमें मिलेगी तो फोर्थ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अगर हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी M1 और उसकी वॉल्यूम है V1, फिर एक और सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी मोलारिटी M2 और उसका वॉल्यूम है V2। हमने दोनों को कर दिया मिक्स, दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बनेगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। तो उस मिक्सचर की मोलारिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि M किसके बराबर है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर दैट इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, राइट। ऐसे ही सेम हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के लिए, N इज इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। क्लियर है, तो ये हमारे सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं तुम्हारे सामने, सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि हम अप्लाई करके हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर, और ये नेक्स्ट पोर्शन है हमारा सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, देखो किसी भी चीज़ का डिजोल्व होना, सोल्यूबल होना, इस सब टर्म से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि हम क्या करें, क्या होगा जब एक लिक्विड लें, जैसे पानी ले लिया, उसमें सॉलिड को डिजोल्व करना स्टार्ट करें, है ना। और एक बार हम क्या करेंगे, लिक्विड लें और उसके अंदर गैस को डिजोल्व करना है। दो कंडीशंस हमें पढ़नी है बच्चों, एक बार हमें सॉलिड को घोलना है किसमें, लिक्विड में, और एक बार हम घोल के देखेंगे गैस को किसमें, लिक्विड में। दो कंडीशंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब तुम्हें सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करना है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। पहली बात तो दो चीजें जो आप डिजोल्व मतलब जैसे को जैसा पसंद है उसी के साथ वो रहता है, राइट। वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर सॉलिड और लिक्विड को आपस में तुम्हें घोलना है, दोनों का नेचर है सेम तो दोनों घुल जाएंगे, दोनों का नेचर है अलग तो नहीं घुलेंगे। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, नेचर। दूसरा है क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर का तुम्हें पता है जनरली जो हम अपने आसपास देखते हैं कि हमें लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन वो हमेशा नहीं होता, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्लास 10 में पढ़ के आए हैं हम लोग बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, उस रिएक्शन में से हीट बाहर निकलने लग रही है, बाहर जा रही है हीट, तुम उसको और हीट दे रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, रिएक्शन में पूरा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो। तो लीच-टैलियर प्रिंसिपल यही हमें कहता है कि अगर कोई कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो अगर तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, है ना, और फेवर नहीं करेगा तो उसको प्रोसेस को वो हिंडर करेगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है कि अगर हमारा प्रोसेस है बच्चों एक्सोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम, और अगर हमारा प्रोसेस है एंडोथर्मिक मतलब उसको चाहिए हीट, उसको हीट चाहिए और तुम उसको हीट दे रहे हो तो उसके लिए तो अच्छा काम बन गया। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे ही अगर प्रेशर की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड को जब तुम मिक्स कर रहे हो ना बच्चों तो कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रेशर का एज सच, है ना, क्योंकि सॉलिड के ऊपर भी तुम प्रेशर लगा के ज़्यादा उसको कंप्रेस वगैरह तो कर नहीं पाओगे, और ना ही लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है उसका कुछ खास इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो जो प्रेशर है उसका कुछ एज सच हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बच्चों यहाँ पे क्या, गैस को हमें लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना है। गैस को तुम्हें लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना है, इस चीज़ से क्या मतलब है तुम्हारा कि जैसे ही तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर को बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये तुम्हारे पास एक लिक्विड है, इसके अंदर गैस को तुम्हें डिसोल्व करना है। जैसे ही तुम्हें गैस को डिसोल्व करना है तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो मतलब जबरदस्ती तुम गैस को उस पानी के अंदर डाल रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे, देखो ये पानी है, इसमें गैस है, ठीक है, गैस घुली हुई है, पूरा इसमें डिसोल्व है। अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे उनको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी लेके वो फटाफट बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो सोल्युबिलिटी वाला प्रोसेस है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और फिर से वही लीच-टैलियर प्रिंसिपल हमारा अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ गैस। मतलब जो गैस है, घुलने वाली गैस है, जो पानी में घुलने जा रही है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर वो गैस जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है
वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक तुम उस गैस को लिक्विड स्टेट में रख सकते हो, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो अगर कोई गैस हाई टेम्परेचर तक लिक्विड स्टेट में रहने की कैपेबिलिटी रखती है तो वो आराम से डिसोल्व हो जाएगी, क्योंकि वो तो काफ़ी हाई टेम्परेचर तक भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है ना। तो और अगर उस किसी का कम क्रिटिकल टेम्परेचर है तो वो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि कुछ गैसेस होती हैं जैसे NH3HCl, उनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो वो आराम से क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है और पानी आराम से काफ़ी हाई टेम्परेचर तक बियर कर लेती है, उसी में ही डिसोल्व रहती है। बट CO2 O2 इनका लो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है तो इतनी आराम से डिसोल्व नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमारी क्या कहती है कि जितना मोल फ्रैक्शन, पहली बात तो मास की बात करती है। अगर हम मास की फॉर्म में देखें तो जितना ज़्यादा तुम प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओ उतनी ही ज़्यादा गैस अपने सॉल्यूशन के अंदर जाती चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में बता देते हैं हेनरी जी क्या कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा गैस का सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, अमाउंट की ही बात करता है ना। मोल फ्रैक्शन कितना ज़्यादा है, मोल फ्रैक्शन कम है मतलब उसकी अमाउंट कम है, तो मास और मोल फ्रैक्शन एक तरीके से रिलेट हो गए, डायरेक्ट रिलेशन में ही हो गए। तो यहाँ से क्या कह रही हूँ मैं कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट रिलेशन में है, और यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल हमारा क्या रिजल्ट बनता है, P = KH/X, ठीक है। ये जो KH है इसको क्या बोला जाता है, हेनरीज कांस्टेंट। अब तुम देखो जैसे ही तुम क्या करोगे, P और KH और X का मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की, तो प्रेशर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन हमारा जो KH की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब सिंपल है कि KH की वैल्यू और सोल्यूबिलिटी इन्वर्स रिलेशन में होगी और टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन जो है वो भी क्या रहेगा, इन्वर्स रिलेशन में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज ही होती है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं कि मान लो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो प्रेशर बढ़ा के फिर तभी तो वो गैसेस जो हैं वो उस लिक्विड के अंदर डाली जाती हैं। तो वहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, हेनरीज का लॉ काम कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे कि हाई एल्टीट्यूड पे जब तुम जाते हो, बहुत ऊंचाई वाली जगह पे चले जाते हो, तो वहाँ जाने पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई तो हमारी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, जिस को क्या बोला जाता है, एनोक्सिया बोला जाता है। और वहाँ रहने वाले लोगों में जनरली ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है, क्या, एनोक्सिया वाली दिक्कत। उसके बाद है नेक्स्ट कि कोई डीप सी डाइविंग करता है ना, बिल्कुल नीचे जो गोताखोर जाते हैं पानी के अंदर समुद्र में बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो जो नाइट्रोजन गैस जो कि हमारे इस लेवल के ऊपर जो हम जिस पे यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे तो इतना डिसोल्व नहीं होती हमारे ब्लड में, बट प्रेशर बढ़ने की वजह से वो उनके ब्लड में डिसोल्व हो जाती है। और जब वो वापस आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो उनके लिए वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, निकलना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए जब वो जाते हैं डीप सी डाइवर्स तो उनके ऑक्सीजन के साथ हम उनको हीलियम से डालते हैं, ना कि नाइट्रोजन, जिससे कि क्या होता है, हीलियम का साइज छोटा है, वो आराम से कैपिलरीज के थ्रू बाहर निकल जाती है और उसको कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं आती, राइट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने लाइफ के अंदर, अपनी डे टू डे लाइफ में, जो कि किसके ऊपर बेस्ड हैं, हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बच्चों रोल्स लॉ के बारे में। रोल्स लॉ हमें क्या कहती है कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग में कोई एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, दो लिक्विड है मान लो, है ना। तो ये जो दोनों लिक्विड हैं इनका कुछ अपना वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर तो समझते हो, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये हमने लिखा हुआ है कि जो भी हमारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ठीक है, ऑन द सरफेस, जो भी हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके थ्रू, तो वो हमारा वेपर प्रेशर होता है। एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर सब होना चाहिए। तो यहाँ पे वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि लिक्विड के अंदर इंटरेक्शन कितनी है। मान लो पार्टिकल्स हैं बहुत स्ट्रोंगली अटैच्ड है, तो तुम उनको इतनी आराम से अपने वेपर्स नहीं बना पाएंगे, और उनके बीच में इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो आराम से वेपर बन के ऊपर निकल जाएंगे। तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया
तो भी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने पर देखो, एक तो हमारा है नॉर्मल पानी 100 डिग्री पे बॉईल कर जाता है, लेकिन अगर तुमने उसमें नमक मिला दिया तो वही पानी 103-4 पे जाके बॉईल होगा। मतलब क्या है, जो नमक है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जैसे ही तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल का मतलब ही ये है जिसके वेपर ना बने, तो वहाँ पे अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसके वेपर्स तो बन नहीं पाएंगे, उसके वेपर्स ही नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो वेपर प्रेशर को ओवरऑल डिक्रीज कर देगा, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। उसके बाद आता है रोल्स लॉ के बारे में। रोल्स लॉ हमें ये कहती है कि दो हमारे पास सॉल्यूशन थे, उनका इंडिविजुअल तो कुछ प्रेशर होता ही है, वेपर प्रेशर। जब हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो उनका सॉल्यूशन के अंदर जाके भी कुछ वेपर प्रेशर वो अपनी तरफ से एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसको हमने पी और पीबी से रिप्रेजेंट कर दिया, और टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का पी। अब ये कह रहा है कि जो पी ए है वो किसके बराबर होगा, पी नोट ए एक्स ए। मतलब सॉल्यूशन में जाके जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो उसके जो स्टार्टिंग में प्योर फॉर्म में जब वो था उसके वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही पी भी हमारा क्या हो जाएगा, पी नोट बी एक्स बी। टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऐड कर देंगे, पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, और यहाँ से ओवरऑल हमारा प्रेशर कैलकुलेट होके आ जाएगा अगर हमारे दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया कि किस तरीके से वेरिएशन होगा। देखो, अगर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है 1, तो हमारा क्या है, ए की वजह से ही पूरा प्रेशर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर कितना है, पी नोट ए की वजह से, सिर्फ ए कंपोनेंट की वजह से। इधर से इधर जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन होता जा रहा है कम और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ए का भी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, और जो बी है उसकी मोल फ्रैक्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं इस तरफ जाते टाइम, तो उसका बी का प्रेशर बढ़ते बढ़ते, और यहाँ पे देखो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया और एक्स ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 0, तो सारा वेपर प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, अब बी की वजह से आ रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, जो कि इस लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवरऑल प्रेशर को, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अभी मैंने बताया था जिसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसके वेपर नहीं बनते हैं। वेपर प्रेशर में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन जो हमारा जो एक कंपोनेंट है जो अपने वेपर बना रहा है उसको भी दिक्कत क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट है जिसके वेपर बनते हैं, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सरफेस को ऑक्यूपाई करके अपने वेपर्स बनाएगा नहीं और दूसरे के लिए जगह कम कर देगा, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो हमारा टोटल प्रेशर है वो क्या है, पी ए प्लस पी बी है, और यहाँ पे पी ए की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, पी नोट ए एक्स ए। अब देखो पी बी की वजह से प्रेशर ही 0 है, तो टोटल प्रेशर पी ए के बराबर हो गया। पी ए किसके बराबर है, पी नोट ए एक्स ए के बराबर है, ठीक है। अब पी ए की जो वैल्यू है वो हमारी लेस है और पी नोट ए की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों है पी नोट ए की वैल्यू ज़्यादा? इसलिए है क्योंकि जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा क्या आता है, पी नोट ए माइनस पी ए। ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये हमारा किसके बराबर आता है, पी नोट ए एक्स बी के। और फिर यहाँ से हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, जो कि इसके बराबर आता है पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल्स टू एक्स पी के, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने हैं। तुमसे अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जाता है तो तुम्हें पी नोट ए एक्स बी कैलकुलेट करके दिखाना है। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जाता है तो पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नोट ए की वैल्यू निकालनी है, जो कि किसके बराबर है, एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर के बारे में पॉइंट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल का मतलब क्या होता है, जो बहुत आइडियल हो, बिल्कुल परफेक्ट। हम ये चीज़ मान के चलते हैं ना कि कोई ना कोई हमारा आइडियल होता है जो सारी चीज़ों को, सारी कंडीशंस को फॉलो करे, उसको हम आइडियल बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो सारी जो रोल्स लॉ है उसको फॉलो करे, है ना। जो रोल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन है। जहाँ पे ए सॉल्यूशन लिया, बी सॉल्यूशन लिया, जितने आराम, जितने स्ट्रॉन्ग या वीक तरीके से ए जुड़े हुए थे और बी के पार्टिकल जुड़े हुए थे, उतने ही
अट्रैक्शन, उतनी ही पावरफुल इंटरेक्शन ए और बी के बीच में होगी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है ए बी के अंदर जितना ए और बी के अंदर था। और उसके बाद यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो जाती है। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब जीरो क्या, कि ए को तोड़ा, बी को तोड़ा, फिर हमारा ए बी बना। तो जहाँ पे जितना तोड़ने में जोर लगा ना, उतना ही बनने में इतनी एनर्जी क्या है हमारी रिलीज हो गई। तो वही हमारी क्या बात है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी, टोटल एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज सब क्या हो जाता है, जीरो के बराबर। यहाँ पे एग्जाम्पल जो रहेंगे ना, वो तुम कैसे देख के पहचान सकते हो, एग्जाम्पल्स में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सिमिलर से दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन, एक कार्बन का ही तो डिफरेंस है। एनहेक्सेन एंड हेप्टेन, एक ही तो कार्बन का डिफरेंस है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का डिफरेंस है। तो ये एक जैसे से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे किसके एग्जांपल्स में आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारा रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता मतलब ए के बीच में जितनी इंटरेक्शन थी या बी के बीच में जितनी इंटरेक्शन थी, ए और बी जब आपस में मिक्स होंगे तो ए बी की इंटरेक्शन उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो या उतनी ही उससे कम होगी या तो उससे ज़्यादा होगी, बट उतनी ही नहीं होगी। तो वो हमारा क्या हो गया, नॉन आइडियल हो गया। डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव डिविएशन एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, अगर हमारा ए सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन थी, बी की इंटरेक्शन थी, फिर हमने दोनों को कर दिया मिक्स, ए बी की इंटरेक्शन बन गई। अगर ए बी की इंटरेक्शन क्या है, वीक है तो हमारे क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन। ए बी की इंटरेक्शन वीक है मतलब ए बी आराम से टूट जाएंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ए बी की इंटरेक्शन वीक है मतलब वो ज़्यादा जगह घेरेगा, वो पार्टिकल्स इतने पास नहीं आए हुए हैं, थोड़ा दूर दूर है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस कहाँ पे जाएगी, पॉजिटिव डिविएशन में, और नेगेटिव में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए बी इंटरेक्शन जो है वो वीक होती है ए और बी इंटरेक्शन से। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इस चीज़ का क्या मतलब है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब सॉल्यूशन हमारा थोड़ा ठंडा मिलेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव डिविएशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी की इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो ए बी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, पी टोटल इज लेस देन पी नोट एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी, सब कुछ लेस देन होता चला जाएगा। तभी तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तभी तो इसको हम नेगेटिव डिविएशन बोल रहे हैं। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल्स के, हम दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल किसका है। देखो बच्चों, याद रखना कि जब भी तुम्हें वाटर के साथ अगर एसिड नहीं है, ठीक है, एसिड कौन से, HCl HNO3 H2SO4, अगर वाटर के साथ एसिड दिख जाए तो हमारा नेगेटिव डिविएशन में चला जाएगा। अगर वाटर के साथ तुम्हें एसिड के अलावा कुछ दिख जाए, जैसे यहाँ पे मिथेनॉल है, तो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये याद रखेंगे। दूसरी क्या याद रखेंगे कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, किसी और के साथ है, और जैसे कि इथेनॉल है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और किसके साथ है, यहाँ पे C6H6 वगैरह किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा। और यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स करने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो हमारा किस में जाएगा, नेगेटिव डिविएशन में चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों चार कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, कौन कौन सी होती है, लोवरिंग इन वेपर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको कि हमें सारे फॉर्मूलाज इनके ना अच्छे से याद रख लेने हैं, और इनके पॉइंट्स भी, ताकि हम अप्लाई कर सकें न्यूमेरिकल्स में भी, और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी। तो ध्यान से देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, जो कि हमारा सब्सटेंस का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि 10 पार्टिकल है, 20 है, 100 है, 50 है, 1000 है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इस पर डिपेंड नहीं करती, शुगर के पार्टिकल हैं, सोल्ट के पार्टिकल है, यूरिया के पार्टिकल है, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जो कि नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, नंबर पर डिपेंड करती है।
फर्स्ट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है बच्चों, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि पहले कितना वेपर प्रेशर था और चेंज कितना हुआ, उनका जो रिलेटिव लोवरिंग हुआ उसको हम, उसके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला हमारा क्या है, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नोट ए। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम एक्स बी की वैल्यू रखते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और अगर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो एन ए प्लस एन बी नियरली इक्वल टू एन ए बन जाता है, और फिर एन ए की वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलता है, ये फॉर्मूला। यहाँ से हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है, अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी भी मैंने बताया था, अगर पानी में तुमने नमक मिला दिया तो वो 100 पे बॉइल नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा पे जाके बॉइल होगा, ठीक है। तो ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है डेल्टा टी बी चेंज जो होगा वो किसके बराबर होगा, के बी इंटू एम के बराबर। मतलब क्या है, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीपी है, वो हमारा मोलैलिटी भी डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये आता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं केपी, जिसको बोला जाता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। अब डेल्टा टीबी का मतलब यहाँ पे क्या है, टीबी माइनस टी नोट पी। अब देखो पहले टाइम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कम है, पहले 100 पे बॉईल हो रहा है, बाद वाला जो है वो किस पे हो रहा है, ज़्यादा पे। तो जो पहले वाला है उसके साथ हम नोट लगा रहे हैं, तो पहले वाला कम है तो ज़्यादा में से क्या घटाएंगे, कम। तो टी बी माइनस टी नोट भी लिखना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, और मोलालिटी की वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी के लिए। और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इस मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो आती है वो कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया किसी भी सॉल्यूशन में, तो कोई भी सॉल्वेंट के साथ, तो उस टाइम पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, तुमने उसमें नमक मिला दिया तो वो अब 0 पे नहीं फ्रीज करेगा, वो -2, 3, 4 पे जाके फ्रीज करने वाला है, राइट। तो ये है क्या, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ जो है हमारा चेंज इन जो फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, देखो पहले 100 पे हो रहा था, पहले 0 पे फ्रीज हो रही थी कोई चीज़, अब -3 पे। तो डेल्टा क्या दिखा रहा है, इस चेंज को दिखा रहा है, ठीक है। तो टी नोट एफ पहले 0 पे था, फिर -3, तो बाद वाला क्या है, कम है, बाद वाला कम है, तो टी नोट एफ में से यहाँ पे टी एफ को सब्ट्रैक्ट करना है। डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू के एफ इंटू एम है, एम यहाँ पे मोलालिटी है, के एफ यहाँ पे क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे फिर 2 कर्व्स बनाए हुए हैं, एक तो हमारा किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट वाले के लिए, एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए बनाया हुआ है। क्या कि सोलवेंट जो है वो हमारा फ्रीज कर रहा था इस टेम्परेचर के ऊपर जाके। एक मिनट, देखो एक तो हमारे पास क्या था, नॉर्मल सोलवेंट था, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर हमने सॉल्यूशन ऐड कर दिया, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम यहाँ पर आने में ऐड कर चुके हैं, तो सोलवेंट जो था वो हमारा जाके इधर टी नोट एफ इस टेम्परेचर के ऊपर ही क्या हो रहा था, फ्रीज हो जाता था। लेकिन जैसे ही तुमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो नीचे 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 टेम्परेचर पे जाके फिर फ्रीज हो रहा है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही जब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तुम देखोगे ना बच्चों, तो तुम यहाँ पे क्या समझ में आएगा, तुम्हें यहाँ पे ये समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल सोलवेंट ले रहे थे तो वो नॉर्मल सोलवेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतने टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल करता है ना। मान लो यहाँ पे 100 है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो और देर तक चलता रहेगा, फिर इस टेम्परेचर पे आके वो बॉईल करेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ग्राफिकली भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच गई, जो कि कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई किसके बराबर होता है, CRT के बराबर होता है। यहाँ पे जो हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है बच्चों, वो लेनी होती है मोलैरिटी की फॉर्म में। बाकी जो हम ले रहे थे यहाँ पे वो मोलैलिटी की फॉर्म में थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। यहाँ पे हमें क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी की फॉर्म में लेना है। आर यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट हो जाएगा, टी हमारा टेम्परेचर जो कि हमें केल्विन में लेना होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को बोला जाता है वेन टॉफ इक्वेशन। जैसे ही तुम यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे रखोगे, आर और टी साथ में रखोगे, तो यहाँ से हमारा पाई का
ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से तुम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो mb, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला है ना, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही हम निकालते हैं जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गए और बाकी पॉलीमर्स हो गए, उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये बातें हमें याद रखनी है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर हम कर रहे हैं तो एक टर्म और डिफाइन कर लेते हैं साथ में कि हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है, राइट? तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये टर्म्स हम 9th 10th क्लास में पढ़ते आते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिंपली हमारा जो सोलवेंट के पार्टिकल्स है ना वो मूव करते रहते हैं, जहाँ उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ, ठीक है? तो यहाँ से सिंपली हमारा क्या दिखाना चाह रहा है कि अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ये नॉर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगाई हुई थी और यहाँ से ऑस्मोसिस का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कितना रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर से कम रखें, तब तक तो प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुमने एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दिया तो रिवर्स में ऑस्मोसिस होने लग जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ऑस्मोसिस हो रहा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि जो हमारे वाटर प्योरीफायर्स होते हैं वहाँ पे काम करता है आरओ के अंदर, है ना, वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस काम कर रहा होता है। तो ये बातें हमें कुछ याद रखनी थी इस चैप्टर के अंदर। ये सारे पॉइंट्स अगर हमें क्लियर हैं, सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए, तो हमारे लिए चैप्टर को पढ़ना, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फटाफट से हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी ही एक सीरीज़ में। टिल देन गुड बाय।